वेलकम यू ऑल टू द स्टडी आईक्यू। मेरा नाम है अमित वरीदी किलोर। मैं आप लोगों के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने IBACIO की 2000 से भी ज़्यादा पोस्ट निकाली हैं। IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और ACIO मतलब कि असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, ग्रेड 2 की ये जॉब होती है और बहुत रेयरली आता है कि 2000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज उसकी इंक्लूडेड हो। इट्स एन अमेजिंग जॉब। पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आपको भारत की आंतरिक सुरक्षा का भार भी संभालना पड़ेगा। इसीलिए इस पेपर के अंदर जो प्रीलिम्स है, जो मेंस है और जो इंटरव्यू है, उसमें भारत की इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी के लिए हम ये कोर्स आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर इंटरनल सिक्योरिटी के हर एस्पेक्ट, हर फेसेट और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यूपीएससी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, पेपर 3 के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी का एक टॉपिक है, वो भी इस टॉपिक को पूरा का पूरा, जो भी बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स हैं वो प्लीज इसको पूरा का पूरा कीजिए। इसके अंदर यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स हैं हम उन सबको कंप्लीट कराएंगे। सो लेट्स बिगिन। हम कल पहला लेक्चर लेकर आए थे जिसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में। आज लेक्चर नंबर 2 में इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेररिज्म, अर्थात कि आतंकवाद। आतंकवाद इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। आतंकवाद में एक्सटर्नल स्टेट यानी कि जो बाहर की नेशन स्टेट होते हैं, बाहर की जो कंट्री हैं, और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जिनका कोई लेजिटिमेट कनेक्शन नहीं होता है लेजिटिमेट गवर्नमेंट से, उनका क्या रोल होता है आतंकवाद फैलाने में, उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास के बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये क्लास जो होगी ये टोटल 2 लेक्चर्स में बांटी गई है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टेररिज्म आखिर होता क्या है और किस किस प्रकार से क्लासिफाइड है। कई प्रकार का टेररिज्म होता है, कई प्रकार का आतंकवाद होता है, तो हम दोनों के दोनों को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है। भारत के अंदर जो टेररिज्म है उसको कैटेगराइज करेंगे हिंटरलैंड टेररिज्म। भारत के अंदर जो टेररिज्म को कैटेगराइज किया गया है उसमें एक प्रकार का टेररिज्म है जिसको कहा जाता है हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड का अर्थ है भारत के जो अंदरूनी एरियाज हैं, रिमोट एरियाज हैं, अंदर के जो एरियाज हैं। मतलब एक तो आप अगर इसको रिलेटिवली अगर डिफरेंस पे देखेंगे तो जैसे कुछ हैं बॉर्डर के एरियाज, और जो अंदर हिंटरलैंड वाले जो एरियाज है वहां पर जो आतंकवाद फैलता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत में किस प्रकार से बढ़ा है। पिछले 4 से 5 दशकों में हिंटरलैंड टेररिज्म के कई सारे आपने इवेंट सुने होंगे। 1993 में मुंबई में बम धमाके हुए थे। 2008 में दोबारा से 26 नवंबर को आतंकवादी हमला हुआ था मुंबई पर। दिल्ली में बम ब्लास्ट हुए थे, मालेगांव में बम ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस पर जो बम ब्लास्ट होते थे वो हिंटरलैंड टेररिज्म का हिस्सा है। हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे आज कि कैसे पिछले 4 दशकों में हिंटरलैंड टेररिज्म की ग्रोथ हुई है भारत के अंदर। इसके साथ साथ खालिस्तान, जो कि 1980 के अंदर पंजाब के अंदर एक सबसे डेडली टेररिज्म एक्टिविटी बनकर उभरी थी, उसके बारे में पूरा का पूरा विश्लेषण किया जाएगा। फिर क्यों टेररिज्म फैलता है एक जनरलिस्टिक तरीके से, आखिर टेररिज्म बढ़ने के कारण क्या है और क्यों वो फैलता है, क्या इश्यूज इसके साथ इन्वॉल्व हैं। एंड देन जो हमारा सबसे मेन फोकस होगा कि भारत कितना प्रिपेयर्ड है आतंकवाद से निपटने के लिए, हमारा लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट द टेररिज्म, जो कि बेसिकली कल के लेक्चर में होगा, क्योंकि ये जो दोनों के दो, ये जो सारे टॉपिक हैं ये बेसिकली 2 भागों में बटे हुए हैं, 2 लेक्चर्स में। आज हम बात करेंगे मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की और भारत पर कौन कौन से मेजर टेररिस्ट हमले हुए हैं, और लास्ट में मोर इंपॉर्टेंटली टेररिज्म, इंसर्जेंसी और नक्सलिज्म। तीनों के तीनों कई बार इंटरचेंजेबल यूज हो जाते हैं जो शब्द हैं ये, ठीक है। इन तीनों के बीच में क्या स्लाइड सा डिफरेंस है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, वी विल डिस्कस इट। सो लेट्स बिगिन। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो प्लीज आप मुझे यूट्यूब वीडियो के कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। जैसे कि कल के वीडियो में किसी ने पूछा था कि सर कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए इंटरनल सिक्योरिटी की। मैं आपको एडवाइस करता हूं, अशोक कुमार एक इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर हैं, उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी पर एक किताब लिखी है, चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। वो काफ़ी बेहतरीन किताब है आपके IB के एग्जाम के लिए और साथ में UPSC के एग्जाम के लिए, दोनों के लिए आपको हेल्प करेगी। चलिए हम क्लास बिगिन करते हैं। आज किसी भी चीज को समझने से पहले हमें उसकी परिभाषा आनी चाहिए। वी नीड टू नो द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। आखिर टेररिज्म होता क्या है। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि अभी तक इंटरनेशनली एक टेररिज्म की एक सिंगल डेफिनेशन, एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं डेवलप हो पाई है। क्यों? एम्बिवैलेंस की वजह से। टेररिज्म की डेफिनेशन में अभी भी एम्बिवैलेंस है।
एम्बिवेलेंस कहने का मतलब है कि कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। टेररिज्म, वो कौन किसको टेररिज्म मानता है, कौन किसको नहीं मानता है, कॉन्ट्राडिक्टरी विचार है, उसका मतलब एम्बिवेलेंस ऑफ डेफिनेशन है। यानी कि एक सारे के सारे देश मिलकर एक कॉमन डेफिनेशन पर नहीं आ पाते हैं। कहने की बात है कि कई जगहों पर जिस चीज को आतंकवादी माना जाता है, कहीं दूसरी जगह पर उसी चीज को शहीदी भी मान लिया जाता है। इस प्रकार से जो देश है, एक पॉलिटिकल विल है, अलग अलग देशों के अलग अलग आइडियोलॉजिकल पर्पसेस हैं। सो टेररिज्म की एक सिंगल डेफिनेशन आने पे बहुत ही मुश्किल हुआ है। परंतु उसके बावजूद भी एकेडमिक फोरम में, एकेडमिकली स्पीकिंग, टेररिज्म की एक कॉम्प्रिहेंसिव जो डेफिनेशन है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले याद रखिए कि टेररिज्म इज ए स्टेट ऑफ टेरर, पैनिक एंड फियर साइकोसिस, यानी कि माहौल बना हुआ है डर का, क्रिएटेड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल इन ऑर्डर टू फोर्स, कोर्स और ब्लैकमेल द अथॉरिटीज वायलेंट मेथड्स के द्वारा, ताकि उनकी कोई भी पॉलिटिकल, रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल जो गोल है उनको एक्सेप्ट कर लिया जाए। यानी कि एक प्लान्ड तरीके में वायलेंट मेथड को यूज किया जाता है डराने के लिए, सिविल सोसाइटी को, गवर्नमेंट्स को डराने के लिए, ताकि उनकी जो कुछ भी डिमांड्स हैं, आइडियोलॉजिकल हो सकती हैं, रिलीजियस हो सकती हैं, सेक्टेरियन हो सकती हैं, पॉलिटिकल हो सकती हैं, उनको मनवाया जा सके। यानी कि टेररिस्ट वो होगा जो कि ऐसे एक्ट करता है, जो कि वायलेंस के एक्ट करता है अपने पॉलिटिकल, रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसमें मैं कई सारी डेफिनेशन बताता हूं, अगर आप कभी आंसर लिखेंगे तो आप कई सारी इसमें डेफिनेशंस को यूज किया जा सकता है कि टेररिज्म वो होता है, जैसे एफबीआई ने बोला, यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस अगेंस्ट पर्सन और प्रॉपर्टी, यानी इंसानों के अगेंस्ट भी और प्रॉपर्टी पर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया जा सकता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ बम धमाकों से सिविलियंस को मारने के एक्ट को नहीं कहेंगे, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी अटैक किया जा सकता है, प्रॉपर्टी पर भी अटैक किया जा सकता है। टू इंटिमिडेट और कोर्स द गवर्नमेंट, कुछ मनवाने के लिए या डराने के लिए सिविलियन पॉपुलेशन और एनी सेगमेंट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ सिविलियन पॉपुलेशन पर ही टेररिस्ट अटैक हो, आर्मी पर भी हो सकता है, मिलिट्री पर भी हो सकता है, किसी भी कॉर्पोरेट पर भी हो सकता है, कैसे किन्हीं भी लोगों पर टेररिस्ट, आतंकवादी हमला किया जा सकता है इन फर्दरेंस ऑफ पॉलिटिकल और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी ऑलमोस्ट वही है, राइट। दूसरा, टेररिज्म इज द यूज और थ्रेटेंड यूज ऑफ फोर्स डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज। अगेन ये थोड़ी सी अगर देखा जाए तो स्लाइटली सी नैरो है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल चेंज लाने के लिए जो बदलाव में जो फोर्स का, कोवर्जन का प्रयोग है, उसको टेररिज्म माना जाता है। हावेवर टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल चेंज के लिए नहीं, कई बार रिलीजियस चेंज के लिए, कई बार किसी और प्रकार की डिमांड के लिए भी इंक्लूड होता है, जो हम आज की क्लास में देखेंगे। इट कंस्टिट्यूट्स द इलेजिटिमेट यूज ऑफ फोर्स टू अचीव अ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव वेयर इनोसेंट पीपल आर टारगेटेड। ये टेररिज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। यहां पर वो लोग टारगेट किए जाते हैं जिनका किसी भी ऑब्जेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता, यूजुअली इनोसेंट सिविलियंस, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ वॉर, इट इज अ मेथड ऑफ वॉर विच कंसिस्ट ऑफ इंटेंशनली अटैकिंग दोज हु ऑट नॉट टू बी अटैक्ड। मतलब कि जिनके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर इंटेंशनली अटैक किया जा रहा है, एक वॉर के तरीके से, एक इलेजिटिमेट, इलीगल, अनजस्ट वॉर के पर्पस से। डेफिनेशन जब टेररिज्म के आप समझेंगे तो हम भारत में टेररिज्म दो प्रकार का पाते हैं। लेट्स क्लासिफाई कि इंडिया में किस किस प्रकार से आतंकवाद होता है। अब आतंकवाद पे जो क्लासिफिकेशन है, कई प्रकार की आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, बट ब्रॉडली स्पीकिंग दो क्लासिफिकेशन आपके सामने एग्जिस्ट करती हैं कि सबसे पहले आतंकवाद जो कि एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जाता है। एक्सटर्नल, इन शब्दों को दोनों को ध्यान से सुनिए। एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, एक्सटर्नल का मतलब कि बाहरी हो गए, और स्टेट एक्टर्स की मतलब लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो स्टेट एक्टर्स, यानी कि आर्मी होगी, मिलिट्री होगी, और जब वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करती है तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल स्टेट एक्टर। ऐसे में जो गवर्नमेंट होती है, कभी कभी डायरेक्टली या कभी कभी इनडायरेक्टली टेररिज्म में इंडल्ज होती है, आतंकवादी हमले करती है, कभी कभी अपनी पॉपुलेशन पर और कभी कभी बाहरी किसी दूसरे देश की पॉपुलेशन पर। ये दोनों जगह पर हो सकता है। आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि पाकिस्तान का एक पश्चिमी इलाका है जिसका नाम है बलोचिस्तान। अब बलोचिस्तान में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है कि जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है वो प्रोविंस। ऐसे में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्वयं खुद कुछ टेररिस्ट हमले करवाए हैं बलोचिस्तान की पॉपुलेशन पर स्वयं, यानी कि
स्टेट ने अपनी खुद की पॉपुलेशन पर भी टेररिस्ट हमले करवाने की शक्ति रखते हैं, वो टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर होता है। इसी का एक सब पार्ट होता है एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, जिसका सबसे बड़ा विक्टिम भारत बन के उभरा है। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान इंडल्जेस इन एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, यानी कि भारत में अगर हम देखेंगे जो हमारे आतंकवाद की जो सबसे मेजर एक प्रॉब्लम है, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी के नाम से जानी जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में जो आतंकवाद की समस्या है वो एक्सटर्नली स्टेट स्पॉन्सर्ड है, यानी कि उसको बाहरी रूप से एक स्टेट जो कि पाकिस्तान है वो स्पॉन्सर करती है, यानी कि एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। ये भी बात ध्यान रखिए कि जस्ट बिकॉज कि टेररिज्म एक्ट होता है, बॉम्बिंग का एक्ट होता है या कोई वायलेंट एक्ट होता है, बट सपोर्ट कई तरीके से दिया जा सकता है। कोई भी दूसरी गवर्नमेंट या कोई भी गुट, कोई भी समुदाय किसी भी प्रकार का एक कॉमन इंटरेस्ट वाला फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, कई बार मिलिटेंट सपोर्ट दे सकते हैं, टेक्निकल आर्म्स ट्रेनिंग करवा सकते हैं, कई बार इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दे सकते हैं, जरूरत पड़ने पर वो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट भी दे सकते हैं एक्सटर्नली, जो कि ये सारी की सारी चीजें भारत के अंदर बहुत सारे जो एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के द्वारा कई बार कराए जाते हैं। और कहीं ना कहीं बीच में कभी कभी चीन भी ऐसी, बांग्लादेश और म्यांमार में भी कुछ उनके क्रिमिनल ग्रुप जो ऑर्गेनाइज क्राइम के ग्रुप हैं, दे ऑल्सो एंगेज इन द सेम एक्टिविटी। अब यहां पर टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टेररिज्म इन कश्मीर। कश्मीर में जो टेररिज्म है वो डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान की और आईएसआई की स्टेट पॉलिसी का, यानी कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है। ऐसा मतलब ओपन में तो नहीं कहते हैं, पर अंदर ही अंदर वहां पर उनकी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो मानते हैं कि भारत से एक कांस्टेंट वॉर पर है, और जिसमें वो टेररिज्म को एक स्ट्रेटेजी मानते हैं। वो मानते हैं कि भारत को हराना है टेररिज्म कर करके। इसमें जैसे कई सारे से जो हमारे यहाँ पर ग्रुप हैं, टेररिस्ट ग्रुप भारत के अंदर, जैसे इंडियन मुजाहिदीन हो गया या सिमी हो गया। सिमी का मतलब स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करेंगे हम डिटेल में। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया ये इनडायरेक्टली सपोर्टेड है पाकिस्तान से, और आईएसआई, आईएसआई है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी। आईएसआई पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना होगा, मूवीज में कभी कभी सुना होगा। ठीक है, अब एक होता है टेररिज्म बाय एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स, दूसरा होता है टेररिज्म बाय नॉन स्टेट एक्टर्स। नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जिनके सरकार के साथ, गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक नहीं हो, उनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी प्रकार की करप्शन की वजह से कोई ना कोई लिंक एग्जिस्ट करते हैं, बट इन जनरल उनके गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कोई डायरेक्ट कनेक्शंस नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट मोर और लेस कहीं ना कहीं पर डेफिनेटली निकल आएंगे। इसमें जो सबसे बड़े एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, हमारा जो भारत के उड़ीसा में, झारखंड में जो समस्या है नक्सलिज्म की, दैट इज डायरेक्टली द एग्जाम्पल जहां पर आतंकवाद फैलाया जाता है परंतु नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा, राइट। तो कश्मीर का जो आतंकवाद है वो है एक्सटर्नल स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, और जो नक्सलिज्म का या लिट्टे का या नॉर्थ ईस्ट में जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका जो आतंकवाद है उसको क्लासिफाई करने के लिए कहा जाएगा कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जाता है। ऐसे में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन। आज हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखेंगे। लश्कर तैयबा एंड इंडियन मुजाहिदीन वैसे तो नॉन स्टेट एक्टर है, ऐसे मानने को वो खुद भी बोलते हैं कि हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है, परंतु पाकिस्तान का और आईएसआई का उसको डेफिनेटली टैसिट सपोर्ट है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि आखिर आतंकवाद एक स्टेट पॉलिसी, एक स्टेट स्ट्रैटेजी की तरह से क्यों उभरता है? ये प्रॉक्सी एलिमेंट कि भाई अगर पाकिस्तान को युद्ध करना है भारत से तो वो डायरेक्टली भी वॉर कई बार इंक्लूड कर चुका है। 1965 में, 1972 में कारगिल वॉर में आया, कारगिल वॉर डायरेक्ट थी, डायरेक्ट टू डायरेक्ट वॉर थी। प्रॉक्सी एलिमेंट रखने का फायदा जो होता है उसको इंटरनेशनल प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है। यानी कि कहने का मतलब है कि दो टेररिस्ट अटैक उनके सपोर्ट से हो रहे हैं, परंतु इंटरनेशनल जो फोरम्स है, यूनाइटेड नेशंस हो गए या ब्रिक्स हो गए या सार्क हो गया, ऐसे इंटरनेशनल फोरम पर उनको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मिल जाती है। दे कैन डिनाई कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनडायरेक्ट जो लिंक होता है आईएसआई, आर्मी या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, उसको प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दैट इज वाई टेररिज्म इज यूजुअली यूज्ड एज अ प्रॉक्सी एलिमेंट अगेंस्ट एनिमी कंट्री, जो कि पाकिस्तान की आर्मी की स्ट्रेटेजी का, स्टेट पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अब यहां पर हम बात आते हैं कि आखिर आईएसआई की मॉडस ऑपरेंडी है क्या? मॉडस ऑपरेंडी मतलब कि काम करने का तरीका क्या है?
क्या स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है, क्या है मैंडेट उनका भारत को टेररिज्म को सपोर्ट करने का। सबसे पहले एक मैं आपको कोट बताता हूं जिस पे आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, बल्कि ऐसे भी आ सकता है सिर्फ इस कोट के ऊपर, टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पहले इसको कॉन्सेप्चुअली समझो कि होता क्या है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। पाकिस्तान भारत से इंडिपेंडेंस के बाद 3 बार युद्ध कर चुका है और तीनों में उसको हार हुई है। 1965 में भी उसकी हार हुई थी, 1972 में तो बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान था उसको सेपरेट करके बांग्लादेश बना दिया गया था, और कारगिल वॉर में भी उसको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में 1980 के दशक में जब वो 2 लड़ाइयां हार चुका था, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत को, क्योंकि वो ना हमसे टेक्नोलॉजिकली कॉम्पीट कर सकता है ना इकोनॉमिकली कॉम्पीट कर सकता है, तो उन्होंने एक मॉडस ऑपरेंडी बनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत के नक्शे पर हजारों से ज्यादा छोटे छोटे कट्स लगाओ ताकि वो धीरे धीरे तरस तरस कर डिस्टेबलाइज हो जाए। और वो 1000 कट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टेररिस्ट एक्ट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये आईएसआई की एक मॉडस ऑपरेंडी है भारत के अगेंस्ट। दूसरा, हम जब भी टेररिज्म के बारे में सोचते हैं वी ऑलवेज थिंक ना कि बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वायलेंट एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, परंतु कभी भी टेररिज्म के बारे में सोचते वक्त इकोनॉमिक टेररिज्म का ध्यान नहीं आता है। आईएसआई भारत की इकोनॉमी को भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है इंडिया में फेक करेंसी को फनल करके। इकोनॉमी वीक हो जाएगी अगर फेक करेंसी भारत के अंदर फनल होगी। ये तरीका है, इस बात को, इस फेसेट को हमेशा अंडरस्टैंड करना कि टेररिज्म सिर्फ और सिर्फ वायलेंट और बॉम्ब ब्लास्ट से इन्वॉल्व नहीं होता है, देयर आर अदर फेसेट्स ऑल्सो। इकोनॉमिक टेररिज्म भी एक प्रकार का टेररिज्म है जो कि डिस्टेबलाइजेशन करने में ज्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकता है अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो। उसके बाद जो भारत में जो इंडिजीनियस मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको आर्म्स, एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स ट्रेनिंग सप्लाई करते हैं आईएसआई। कई बार कुछ एंटी गवर्नमेंट ग्रुप्स होते हैं जिनके कुछ गिले शिकवे हो सकते हैं सरकार से, ऐसे में आईएसआई उनके साथ कांटेक्ट करता है और उनको फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक और मिलिट्री सपोर्ट देने की कोशिश करता है भारत के अगेंस्ट लड़ने के लिए। आईएसआई का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि वो भारत के अंदर इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देना चाहता है और कम्युनल हेट्रेड और जो कम्युनल वायलेंस है इंडिया में उसको बढ़ा, ताकि भारत के समुदायों के बीच में, गुटों के बीच में, सोसाइटी के बीच में दरारें आ जाए, उससे भारत ही वीक होगा अगर देखा जाए तो। ये आईएसआई का मॉडस ऑपरेंडी है एंड दिस इज हाउ दे डू दी टेररिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया। चलिए, दे विल फेल, डोंट वरी अबाउट इट। टेररिज्म इन इंडिया। अब आ जाते हैं काम की चीजों पर। भारत के अंदर जो आतंकवाद है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग भारत में पिछले 4 से 5 दशकों में टोटल 4 प्रकार का आतंकवाद देखा गया है। सबसे पहला हिंटरलैंड टेररिज्म, ये आज का टॉपिक है, विल डिस्कस दिस, ठीक है। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर की मिलिटेंसी, एक सेपरेट टॉपिक। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, हमारे जो देश के उत्तरी पूर्व के जो राज्य हैं, 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके बीच में कई सारी इंसर्जेंट एक्टिविटीज हो रही हैं। थोड़ी सी कम नोन होती हैं स्टूडेंट्स को क्योंकि वहाँ वो किताबों में थोड़ा कम लिखा गया है उनके बारे में, विल डिस्कस देम एट डिटेल। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी कि नक्सलिज्म, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 2006 में कहा था कि नक्सलिज्म इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इंडीड, अगर पिछले 20 सालों का अगर आप डेटा देखेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा देखेंगे, तो जो सिविलियंस की और जो आर्म्ड फोर्सेस की जो डेथ हुई है, जो अटैक्स हुए हैं, जो विक्टिम्स है, वो सबसे ज़्यादा नक्सलिज्म के हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म और जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को कंबाइन करके भी उतने ज़्यादा विक्टिम नहीं है जितने नक्सलिज्म के अकेले। नक्सलिज्म बेसिकली प्राइमरली भारत के इन सारे पार्ट्स में इस समय एक्टिव है। काफ़ी कमी आई है इसके अंदर पिछले इस पूरे के पूरे दशक में, 2010 से 2020 के बीच में। हाउएवर इट इज स्टिल प्रेजेंट। इन चारों में एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये जो दोनों के दोनों हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ठीक है। सपोर्ट है इनको, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट और आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव की एम्यूनिशन है, स्मगलिंग जो होती है, आता है इनको सपोर्ट एक्सटर्नली, बट मोर और लेस अगर बोला जाएगा तो ये एक नॉन स्टेट एक्टर्स के द्वारा किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, वो थोड़ी सी यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से उसको अलग से एक सेपरेट
लेक्चर में पूरी डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। अगेन जम्मू एंड कश्मीर हम सब जानते हैं कि भारत का जब विभाजन हुआ 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो असेशन था भारत के लिए, उसमें कई प्रकार की डेवलपमेंट्स थी। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से, और पाकिस्तान का एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाना है, उस प्रकार से वो जो यूनिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देता है जम्मू कश्मीर को, उसकी मिलिटेंसी के लिए एक अलग से डिस्कशन होगा। यानी कि आज का हमारा फोकस होगा हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड टेररिज्म को समझने के लिए मैं आपको बड़े सारे से कुछ टेररिस्ट जो एक्ट्स हुए हैं, इवेंट्स हुए हैं पिछले कुछ दशक में, पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में, मैं उनके बारे में बात करता हूं। 2 मुझे यकीन है कि आपको बहुत सारे याद होंगे, आपने बहुत सारे पढ़े भी होंगे। ठीक है, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन और उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है और कैसे समझेंगे। परंतु उससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर हिंटरलैंड टेररिज्म हमारे देश में ग्रो कैसे हुआ, क्या रीजन था। कोई तो रीजन होना चाहिए। लेट्स सी अबाउट द ग्रोथ ऑफ हिंटरलैंड टेररिज्म इन इंडिया। हिंटरलैंड टेररिज्म का मतलब फिर दोबारा से समझ लेते हैं कि एक तो हो गया जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, जिसको सेपरेटली हम हैंडल करेंगे। एक हो गया नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, विल डिस्कस दैट सेपरेटली, और एक नक्सलिज्म का जो पार्ट है। इसके अलावा जो अलग अलग शहरों में अलग अलग टेररिस्ट एक्ट्स होते हैं, उनको कोलेट करके एक हिंटरलैंड टेररिज्म की तरह नाम दे दिया जाता है। लेकिन यह बात भी ध्यान रखनी है कि दे आर ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा नहीं है कि जम्मू एंड कश्मीर का कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने कोई बॉम्ब अटैक कराया तो उसको जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी ही कहा जाता है। वो बेसिकली हिंटरलैंड टेररिज्म का भी पार्ट होता है, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंटरलैंड टेररिज्म की जो ग्रोथ है उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले उसके अंदर जो सबसे बड़ा हाथ है वो है हमारी नेबरिंग कंट्री, द यूजुअल सस्पेक्ट, पाकिस्तान का। पाकिस्तान भारत से 2 कन्वेंशनल वॉर लूज कर चुका था, 1965 में और 1972 में। बल्कि 1972 में तो थोड़ा ह्यूमिलिएट हो गया था बिल्कुल। 1971 के एंड में दिसंबर में लड़ाई हुई थी, तो उसमें तो बेसिकली जो ईस्ट पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान जिसे कहा जाता था, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, वो कंप्लीटली उससे सेपरेट हो गया। ऐसे में पाकिस्तान को यह पता चल गया कि भाई भारत से तुम टेक्नोलॉजिकली कॉम्पीट नहीं कर सकते, इकोनॉमिकली कॉम्पीट नहीं कर सकते, मिलिट्री पावर में कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। दे प्लान कि भारत से अब सब कन्वेंशनल और प्रॉक्सी वॉर ही की जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली तो फेस टू फेस तो हो ही नहीं सकती, फर्क ही बहुत ज्यादा है। ऐसे में उनका स्टेटस ऑब्जेक्टिव बना टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, यानी भारत के नक्शे पर हजारों छोटे छोटे कट्स लगाए जाएं जिससे भारत धीरे धीरे ब्लीड करे, यानी इन द फॉर्म ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज। इसका सबसे पहला पहलू उभर कर आया था 1980 में। 1980 में भारत की सबसे डेडली जो टेररिस्ट मूवमेंट थी वो जनरेट हुई पंजाब में, जिसको कहते हैं खालिस्तान मूवमेंट। खालिस्तान मूवमेंट एक मूवमेंट है जो कि बेसिकली पंजाब को भारत और पाकिस्तान से एक अलग स्टेट बनाने के लिए चली थी 1980 के दशक में। खालिस्तान मूवमेंट का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जम्मू एंड कश्मीर और इंडियन स्टेट के बीच में एक बफर स्टेट क्रिएट कर देना। समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों पंजाब के अंदर ही खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट मिला था, क्योंकि असली प्लान ये था कि अगर खालिस्तान मूवमेंट पूरी और जनरेट हो जाए तो पंजाब का जो एरिया है वो पूरा का पूरा अगर डिस्टेबलाइज हो जाता है तो इट विल क्रिएट अ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड कश्मीर। सो लार्जर जो गोल था पाकिस्तान का वो ये था कि भाई जब खालिस्तान मूवमेंट से पंजाब का पूरा एरिया डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो उससे उनको फायदा हो जाएगा कश्मीर को अपने साथ मिलाने में। खालिस्तान मूवमेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। खालिस्तान मूवमेंट इंडियन गवर्नमेंट के थोड़े से जो अच्छे स्मार्ट और आयरन विल के जो ब्यूरोक्रेट्स थे दे वर एबल टू कंट्रोल इट। 1990 के दशक तक खालिस्तान मूवमेंट का पूरा पंजाब से नामो निशान मिट चुका था। अभी रिसेंटली ये कहीं कहीं छोटा मोटा इधर उधर कनाडा, यूएस में, यूके कुछ ग्रुप्स हैं वंस इन अ वाइल जो कि खालिस्तान का नाम उठाते हैं, परंतु इस समय मोर और लेस वो इररेलेवेंट है। ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट अगर देखा जाए तो इस समय एग्जिस्ट नहीं करती है, परंतु हाँ इस पर क्वेश्चन आ सकता है कि कैन इट राइज अगेन। अच्छा, खालिस्तान मूवमेंट फेल होने के बाद पाकिस्तान का जो ध्यान था वो चला गया कश्मीर की तरफ, जम्मू कश्मीर की तरफ, और कई सारी सी इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस 1980 के बाद उभर कर आई। एलईटी यानी कि लश्कर ए तैयबा, आज बात करेंगे इसके बारे में, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और कई सारी, जिनका डायरेक्ट आईएसआई जो पाकिस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके साथ इनका कनेक्शन है। कश्मीर की जो प्रॉब्लम थी, क्योंकि हिस्टोरिकल उनका यूनिकनेस की वजह से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की वजह से, हिस्टोरिकल इश्यूज की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मेजर तरीके से कश्मीर मिलिटेंसी के रूप में उभर कर आई।
इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी सिमी के रूप में। सिमी यानी कि भारत में इस्लामिक स्टूडेंट्स की एक ग्रुप, जिनका मेन उद्देश्य था इंडियन मुस्लिम्स को वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से लिबरेट करना। हावेवर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ी सी रेडिकल और वायलेंट मॉडस ऑपरेंडी की तरफ चली गई। ये इस समय बैंड है भारत के अंदर। जो सिमी ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज का जो एक्ट है उनके अंदर ये 2001 में बैन कर दी गई थी। दिस इज इंपॉर्टेंट जब भी हम टेररिज्म के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो अयोध्या इंसिडेंट थे 1992 में बाबरी मस्जिद से संबंधित, और उसके साथ साथ उससे कई सारी सी अयोध्या इंसिडेंट जो कि 6 दिसंबर को हुआ था। आप जो इस समय फोटो देख रहे हैं 6 दिसंबर 1991 को हुआ था। इसके बाद भारत में कई प्रकार से कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे पूरे दिसंबर जनवरी के समय, और उन दिसंबर जनवरी में जो राइट्स हुए उसमें कुछ मुस्लिम्स की साथ कुछ अटैक हुए थे, कुछ हिंदुओं पे अटैक हुए थे। उन्हीं बाबरी मस्जिद के गिरने की वजह से, एक रिएक्शनरी अप्रोच की वजह से 1993 में 12 मार्च को, आई थिंक ये यहां पे उल्टा लिख दिया, 6 दिसंबर 1992 को हुआ था। हाँ, तो 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए थे 13 बम धमाके, जिसकी वजह से भारत उस समय भारत का सबसे बड़ा, इंडिपेंडेंस के बाद का सबसे बड़ा उनकी सिविल सोसाइटी के लिए जो चैलेंज था कि किस प्रकार से इसको टूटने से दरार को भरी जाए और शांतिपूर्वक एक शांति वाला पूर्व कैसे बनाया जाए। ये टेररिस्ट को बढ़ावा दे रहा है क्योंकि इनकी वजह से और ज्यादा रेडिकल इस्लामिज्म और बेसिकली जो राइट विंग रिएक्शनरी फोर्सेस हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। 21वीं सदी यानी कि जैसे ही 2000 बाद के बाद आए तो वहां पर इंडियन मुजाहिदीन का उदय हुआ। इंडियन मुजाहिदीन सिमी से रिलेटेड है, ठीक है। सिमी यानी कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बेसिकली रेडिकल इस्लाम की तरफ बढ़ी 2001 में, क्योंकि इनकी एक्टिविटीज वायलेंट थी और टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, इसको बैन कर दिया गया। इसी ग्रुप के कुछ लोअर टीयर के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ही बाद में इंडियन मुजाहिदीन बनाया। चिंता मत करो, ये अभी आज मैं पूरा डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पर गुजरात में जो 2002 में राइट्स हुए थे उनके डॉक्टर्ड वीडियोस, थोड़े से मॉफ्ड वीडियोस को यूज किया गया था ताकि वो मोबिलाइज कर सके, मुस्लिम यूथ को रेडिकलाइज किया जा सके, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि 2006-2007 में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म से बढ़ता हुआ टेररिस्ट एक्टिविटीज थी इंडिया में, वहां पर उसके अगेंस्ट एक रिएक्शनरी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी बढ़ावा मिली, जिसमें मालेगांव, मक्का मस्जिद, हैदराबाद और अजमेर शरीफ और समझौता एक्सप्रेस जैसे जो टेररिस्ट हमले हैं वो शामिल हैं। अब आपको ध्यान से सुनिए कि बेसिकली 1970 के दशक में पाकिस्तान को जब लगा कि वो हमसे कन्वेंशनल वॉर नहीं जीत सकता है, उसने एक तरीका अपनाया आतंकवाद का। पहले पंजाब पर उन्होंने कोशिश की गई परंतु वो बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया आईएसआई की तरफ से, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है और उसकी थोड़ी सी यूनिक सर्कमस्टेंसेस है। वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर पाए वहाँ की सिविल सोसाइटी को और उन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ में 1990 के दशक में बाबरी अयोध्या वाला जो इंसिडेंट था उससे कई सारे से कम्युनल डिवाइड बढ़ा देश के अंदर। उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन, 2001 के बाद इंडियन मुजाहिदीन यानी कि एक टेररिस्ट ग्रुप है, विल डिस्कस दैट, उसके अंदर बढ़ावा हुआ। इसके साथ साथ चलते चलते कुछ रिएक्शनरी राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज भी भारत के अंदर आई। तो ये इन जनरल हमारे पिछले 3 से 4 दशक का एक बहुत ही शॉर्ट समरी है कि किस प्रकार से हिंटरलैंड टेररिज्म, आतंकवाद, जो अंदरूनी क्षेत्रों में जो आतंकवाद है भारत के, वो कैसे बढ़ा है और कैसे जन्म लिया है। समझने के लिए कि हिंटरलैंड टेररिज्म क्या होता है, हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे टेररिस्ट हमले हैं। ऐसे अगर गिनने पे आएंगे तो 85 से ज्यादा है, परंतु हम कुछ 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी द इंपॉर्टेंट टेररिस्ट अटैक्स इन इंडिया। तो हम यूजुअली 90 के दशक से बात करेंगे। बॉम्ब ब्लास्ट रॉक बॉम्बे। उस समय मुंबई का नाम बॉम्बे था, यानी अब आज तो मुंबई कहते हैं ना, इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, परंतु पहले उस समय आप सब जानते ही होंगे कि उसको पहले बॉम्बे कहा जाता था। 12 मार्च 1993 को मुंबई के अंदर 12 जगहों पर धमाके, वैसे उन्होंने 13 का प्लान किया था परंतु टोटल 12 जगहों पर धमाके हुए थे, जहां पर मोर देन 250 पीपल, अराउंड 257
257 लोगों से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी और 14 से ज़्यादा लोग इंजर हुए थे। ये आपने सुना भी होगा, जानते भी होंगे कि ये जो धमाके थे, बम धमाके, ये सीधा दाऊद इब्राहिम, मुंबई के जो अंडरवर्ल्ड डॉन, जो इस समय पाकिस्तान में छुप के बैठे हुए हैं, उनके द्वारा कराया गया था। परंतु वो उस समय देश में नहीं था, वो इसने ये बाहर से कराया था। इसके जो दोस्त थे टाइगर मेमन एंड याकूब मेमन के द्वारा। इन लोगों ने, टाइगर मेमन और याकूब मेमन ने भारत के जो ये मुंबई के जो टेररिस्ट जो बम धमाके थे 1993 के, इनको अंजाम दिया था, टाइगर मेमन के। तो इस पर एक मूवी बनी है, द ब्लैक फ्राइडे। अनुराग कश्यप जो गैंग्स ऑफ वासेपुर जिन्होंने बनाई है, उन्होंने मूवी बनाई थी द ब्लैक फ्राइडे। अगर इस बार संडे को कहीं पर रिलैक्स कर रहे हो, मूवी देखने का मन हो, तो ब्लैक फ्राइडे देखना। बहुत ही ब्रिलियंट मूवी है, बॉम्बे की बॉम्ब ब्लास्ट, 93 वाले बॉम्ब ब्लास्ट पर। इसमें अगर आप जानना चाहते हो, एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता हूं कि दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड पे जो उनके राइट हैंड के नाम से जाना जाता था, उनका नाम था छोटा राजन। ये नाम सुना होगा आपने, छोटा राजन। तो ये बेसिकली दोनों अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन। मुंबई बम धमाके, ऐसा माना जाता है कि बाबरी मस्जिद के इवेंट के बाद दिसंबर और जनवरी में जो कम्युनल राइट्स हुए थे पूरे देश में चारों तरफ, उसमें जो डैमेज हुआ था, ये उसका बदला लेने के लिए मुंबई धमाके कराए गए थे दाऊद इब्राहिम के द्वारा। ऐसे में जब मुंबई धमाके हुए थे तो दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में दरार आ गई। छोटा राजन अपने जो भी इस डी कंपनी, जो इसके अंडरवर्ल्ड की कंपनी का ग्रुप का नाम था, डी कंपनी इनको कहा जाता था। अगेन ये सारी बातें आप जानते हो, मुझे पता है, क्योंकि ये सारी मूवीज आपने देखी हैं। तो डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है डी कंपनी। तो इसमें दो लोग डॉन थे, दाऊद इब्राहिम और उसका राइट हैंड था छोटा राजन। हालांकि मुंबई बम धमाकों के बाद छोटा राजन पूरे के पूरे डी कंपनी के जितने भी हिंदू एड्स थे उनको लेकर अलग हो गया और उसने दाऊद इब्राहिम के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और इन दोनों के बीच में एक, मतलब कि मुंबई की अंडरवर्ल्ड के अंदर एक कम्युनल डिवाइड आ गया। दाऊद इब्राहिम पर जितने भी मुस्लिम एड्स थे या मुस्लिम जितने भी उनके एक्टिविटीज थे, क्रिमिनल्स थे, वो दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ गए। और छोटा राजन जितने भी हिंदू एड्स थे उनको अलग लेकर हो गया और इनके बीच में गैंग वॉर चलता रहा, अभी भी चल रहा है। आज तक पिछले 30 सालों में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में गैंग वॉर चल रहा है। 100 से ज़्यादा एक दूसरे के क्रिमिनल्स को असैसिनेट कर चुके हैं, एक दूसरे के ग्रुप को। नेवरदलेस, कमिंग टू दिस, ये बहुत ही मेजर इवेंट था भारत के फाइनेंशियल कैपिटल पर। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेररिस्ट एक्ट कमिटेड ऑन द इंडियन सॉइल। इससे भारत की पूरे इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट मेजर चैलेंज आया था सोसाइटी के सामने कि हाउ टू कीप इट ऑल टुगेदर। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, दूसरे वाले के बारे में। इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। अगेन सोच के देखिए, इस चीज की ऑडेशियसनेस देखिए, इस चीज का ग्रेविटी समझने की कोशिश करें कि भारत के पार्लियामेंट पर एक आतंकवादी हमला करवा दिया गया आईएसआई के टैक्सिट सपोर्ट के द्वारा। ये लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद, अगेन दो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसे हमें अच्छी तरह से समझना है, जानना है, वो है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा भारत के अंदर जितने भी टेररिस्ट एक्ट्स, ज़्यादातर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं, यही दोनों कोऑर्डिनेट करती हैं। तो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ने मिलकर भारत में 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट अटैक कराया। इसमें टोटल पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था, 5 आतंकवादी थे, वो पांचों के पांचों इस हमले में मारे गए थे। साथ में 6 दिल्ली पुलिस के जो पर्सनल थे उनकी भी मृत्यु हुई थी, वो भी शहीद हुए थे। ये आप इस समय देख सकते हैं कि कैसे एक वाइट एम्बेसडर कार के अंदर वो घुसे, वहाँ पर एक एम्बेसडर कार को टक्कर मारी, यहाँ पर कहीं पर एक मिलिटेंट ने अपने सुसाइड वेस्ट से गेट पर ही अपने आप को ब्लो कर दिया। लकीली इनफ उस दिन बहुत ही क्विक थिंकिंग की वजह से, पुलिस की वजह से जो डैमेज था वो थोड़ा सा काफ़ी निभा हुआ था, वरना उस समय लोकसभा और राज्यसभा अभी 40 मिनट पहले ही स्थगित हुई थी। तो बहुत सारे से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे उस समय मतलब संसद के अंदर ही थे, तो द डैमेज कुड हैव बीन, अगर वो अंदर चले जाते तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता था। ये अटैक हम समझते हैं, ठीक है। लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद का नाम याद रखना, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 2006 में मुंबई बम ब्लास्ट में दोबारा से जो मुंबई की जो सब अर्बन रेलवेज हैं, जिनको उनकी लाइफलाइन माना जाता है, मुंबई की लाइफलाइन, उसके अंदर फिर दोबारा से धमाके कराए गए लश्कर तैयबा के द्वारा, जिसमें 209 लोगों की मृत्यु हुई। अब आपके सामने जो स्क्रीन है यहाँ पर देखिए कि मुंबई जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, हैज़ बीन द लार्जेस्ट टारगेट ऑफ द टेररिस्ट ग्रुप्स। 1998 में गोरेगांव और मलाड में जो बॉम्ब ब्लास्ट थे वहाँ पर ट्रेन में हुए,
2002 में एक बेस्ट की बस, जो कि मुंबई की जो स्टेट बसेस जो चलती हैं उसके अंदर बम ब्लास्ट हुए। फिर 2002 में, 2003 में, 2003 में, और ये जो आज इस समय आप देख रहे हैं, जो ये 1 2 3 4 5 6 7, जो ये 7 बम ब्लास्ट थे, ये थे 2006 के। 2006 के ये ब्लास्ट थे। एंड दिस इज समथिंग विच यू प्रोबेबली रिमेंबर। 2008 26 नवंबर को मुंबई पर आतंकवादी हमला करा गया। 10 आतंकवादी कोस्टल वे से अरेबियन सी के द्वारा मुंबई पर उतरे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसानी स्टार्ट कर दी। 26 नवंबर को जो ये आतंकवादी हमला स्टार्ट हुआ था, ये 4 दिन तक चला था और लास्ट में जाके 29 नवंबर को बेसिकली खत्म हुआ। इन्होंने कई जो लैंडमार्क, मुंबई के जो लैंडमार्क्स है उनके ऊपर अटैक किया। इस समय आप सामने देख रहे हैं ताज होटल को। यहां पर जो हॉस्टेजेस ले लिए गए थे टेररिस्ट के द्वारा, वो कम से कम 2 से 3 दिन लगे उनको कंप्लीटली फनल आउट करने के बाद। इस इवेंट के बाद भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो प्रिपेयर्डनेस है टेररिज्म के, उसमें बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस फेलियर और हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज की जो प्रिपेयर्डनेस है, उसके अंदर जो मेजर लैक्यूना था, जो लूप होल था, वो उभर कर सामने आए। और 2008 के बाद भारत ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस को, और भी जो हमारा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव आए हैं। कल के लेक्चर में होगा वो डिस्कस। आज हमारे सामने अभी बहुत सारी चीजें बची हुई हैं। एक अभी रिसेंटली आपने एक टेररिस्ट अटैक देखा होगा उरी का। हाँ, वो विकी कौशल वाली पिक्चर जो है ना, मूवी उरी, वो उसी के ऊपर है। उरी में बेसिकली जैश ए मोहम्मद के द्वारा एक अटैक किया गया था। उरी जम्मू एंड कश्मीर में एक मिलिट्री कैंप है भारत का, तो वहां पर टेररिस्ट ने अटैक किया और 23 से ज़्यादा भारत के जो सिपाही थे उनको शहीदी, वो वहां पर शहीद हो गए। वो मूवी देखी ही होगी आपने शायद, आई थिंक उरी तो सबने ही देखी है, तो आप जानते भी होंगे कि उसका थोड़ा बैकग्राउंड था। और उसके बाद भारत सरकार ने उसका जवाब दिया था सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा। कहते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे। अब तो ये यहीं से उसके बाद उरी के बाद ही हुआ था। अब जो हमारा सबसे लेटेस्ट आपको याद होगा, प्रोबेबली लास्ट ईयर 2019 में, बिल्कुल 2 साल पहले 14 फरवरी को पुलवामा के अंदर एक बहुत ही बड़ा मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ था। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। कल मैंने आपको बताया था कि इंटरनल सिक्योरिटी में हमारे पास जो सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, यानी कि टोटल हमारे पास 7 सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। उसमें से एक होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। उनका एक कॉन्वॉय जा रहा था और एक सुसाइड बॉम्बर ने आरडीएक्स से भरी लेके गाड़ी उसके अंदर टक्कर मार दी, जिसमें 42 से भी ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। जैश ए मोहम्मद, अगेन मैं बात कर चुका हूँ, अपने 2 नाम आपको इस समय याद हो जाने चाहिए, लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद। ये जैश ए मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि उन्होंने ये अटैक करवाया। वैसे टेररिस्ट अटैक्स और भी बहुत सारे हुए हैं। दिल्ली में बम धमाके हुए हैं, मालेगांव में बम धमाके हुए हैं, समझौता एक्सप्रेस पर बम धमाके हुए हैं, लखनऊ हाई कोर्ट में भी हुए हैं, दिल्ली में कई बार हुए हैं। बेसिकली अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि ये जो मोडस ऑपरेंडी है, इनका तरीका रहता है कि या तो भारत की पॉलिटिकल या फाइनेंशियल कैपिटल के ऊपर अटैक करते हैं, या रिलीजियस प्लेसेस या टूरिस्ट के इंटरेस्ट के प्लेसेस पर अटैक किया जाता है। क्योंकि ज़्यादा इंपैक्ट और बड़ी न्यूज़ बनाने का जो उनके पास तरीका है वो यही है कि जो मेन है। अगर आप नोटिस करो कि चेन्नई में भी आतंकवादी हमला हुआ है, परंतु मुंबई में जितने आतंकवादी हमले हुए हैं पिछले 3 डेकेड में, वो सबसे ज़्यादा हुए, क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपिटल है। वहां पर उसको, मुंबई के अंदर डर फैलाना, मुंबई को डिस्टेबलाइज करना, हमारे भारत की जो इकोनॉमी है उसको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। उसी तरीके से जो दिल्ली है, पाकिस्तान जब आईएसआई की मदद से, आईएसआई के टैसिट सपोर्ट से जब लश्कर-ए-तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक किया, तो इट वॉज ए सिंबॉलिक अटैक, इट वॉज ए सिंबॉलिक एक्ट ऑफ वॉर ऑन इंडिया। उस समय हम क्लोजेस्ट आ गए थे पिछले 2 दशक में। दैट वाज द क्लोजेस्ट जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के सामने लड़ाई करने के लिए आए थे। एक इंटरेस्टिंग पहलू बताता हूं मैं कि ऐसा माना जाता है कि आईएसआई ने पार्लियामेंट पर, भारत के पार्लियामेंट पर अटैक इसलिए कराया था ताकि जो पाकिस्तान की जो फोर्सेस अफगानिस्तान पर पोस्टेड हैं उनको इंडियन बॉर्डर्स पर शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि ओसामा बिन लादेन जो कि अफगानिस्तान में था, पाकिस्तान में एंट्री कर पाए। ऐसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ऐसा कहती है। नेवरदलेस आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं,
हमने कई सारे टेररिस्ट अटैक्स देखे, राइट। बहुत सारे टेररिस्ट अटैक्स हम अभी इस समय डिस्कस कर चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण वाले जो 5 थे, और भी बहुत हैं, आप उनके बारे में पढ़िएगा जरूर। समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से आतंकवाद क्या इफेक्ट डालता है, कैसा डर का माहौल और फियर साइकोसिस पैदा करता है, आखिर उद्देश्य क्या है टेररिस्ट एक्टिविटीज का। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उसका इंपैक्ट क्या होता है एक सोसाइटी पर। लेट अस डिस्कस व्हाट आर दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, उनके बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। मोर इंपॉर्टेंटली, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वो जो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उसमें इन सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित जो न्यूज़ आती है वो तभी समझ में आएगी जब थोड़ा पता होगा कि भाई कौन क्या है। अब सबसे बड़ा जो भारत इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो टेररिस्ट ग्रुप एक्टिव है उसका नाम है लश्कर ए तैयबा। इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं लश्कर ए तैयबा का झंडा है, इट्स द फ्लैग ऑफ द लश्कर ए तैयबा। ये पाकिस्तान यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट करता है। सबसे पहले ये बता देता हूं, 1990 में हाफिज सैयद नाम के एक आदमी ने इसको फाउंड किया था। इसने बहुत सारे मिलिट्री और सिविलियन टारगेट्स को अंजाम दिया है, आतंकवादी हमले किए हैं। 2001 का भारत के पार्लियामेंट पर जो अटैक है और 2008 के जो मुंबई अटैक है वो डायरेक्टली एलईटी उसके अंदर इन्वॉल्व है। एलईटी लश्कर ए तैयबा, लश्कर ए तैयबा का मतलब होता है आर्मी ऑफ गॉड। शब्द को समझेंगे थोड़ा याद करने में आसानी रहेगी, राइट। व्हेन वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड इट इज इजियर टू रिमेंबर। आर्मी ऑफ गॉड, आर्मी ऑफ द राइटियसनेस। ऑब्वियसली कोई काम ऐसा नहीं करते हैं वो आर्मी ऑफ गॉड जैसा। 2019 में जो पुलवामा अटैक था, ऐसा माना जाता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने अभी भी आपको बताया कि वो भी लश्कर ए तैयबा के द्वारा ही की गई है। भारत, पाकिस्तान तक, इवन पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड नेशंस, इन सारे के सारे कंट्रीज ने इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। बैन है वे, मतलब ऑफिशियली लीगली लश्कर ए तैयबा पाकिस्तान में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, परंतु उसके बावजूद भी आर्मी और जो आईएसआई है वो इसको टैसिट सपोर्ट देते ही रहते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरा जो इंपॉर्टेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका आपने अभी भी नाम सुना है वो है जैश ए मोहम्मद। ये कश्मीर में इस्लामिक टेररिस्ट मुजाहिदीन ग्रुप जो कि कश्मीर में एक्टिव है। इसका प्राइमरी फोकस है कि कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान में, इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि कश्मीर को भारत से अलग कर पाकिस्तान के साथ मर्ज करना है। अच्छा, जैश ए मोहम्मद का मैं आपको मतलब समझाता जाता हूं, मुजाहिदीन के मतलब समझाता जाता हूं जो कुछ शब्दों को है। अगर शब्दों को मतलब समझोगे तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से याद होगा। ऑलवेज वेन एवर यू आर स्टडिंग बी श्योर कि हर शब्द की डेफिनेशन पता हो। द रीजन कि वो याद करने में मुश्किल होता है इसलिए क्योंकि हमें परिभाषा नहीं पता होती है। तो परिभाषा अगर याद होगी तो यू विल ऑलवेज लर्न बेटर, ठीक है। अच्छा, जैश ए मोहम्मद यानी कि आर्मी ऑफ मोहम्मद। लश्कर ए तैयबा मतलब आर्मी ऑफ गॉड, मतलब मोर और लेस सिनोनिम ही हो गया इनके लिए तो, ठीक है। और मुजाहिदीन वो होता है कि द वन हु एंगेजेस इन जिहाद। मुजाहिद, असली में ये वर्ड सुना होगा आपने, मुजाहिद का मतलब वो होता है कि जो जिहाद में एंगेज्ड है, उसी का प्लूरल फॉर्म है मुजाहिदीन। सो हम अभी एक डिस्कस करेंगे इंडियन मुजाहिदीन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इंडियन मुजाहिदीन भारत के वो लोग जो कि जिहाद में एंगेज्ड हैं, उनका जो बेसिकली अर्थ है जो उनके ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैश ए मोहम्मद का मतलब आर्मी ऑफ मोहम्मद। अब देखिए, ये 2001 में जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर अटैक किया। 2001 के पार्लियामेंट अटैक भी 2001 में पार्लियामेंट अटैक होने से पहले जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली पर भी सिमिलर काइंड ऑफ अटैक किया गया था जैश ए मोहम्मद और एलईटी के द्वारा, और उसके अंदर 38 लोगों की जान गई थी। पठानकोट में 2016 में पठानकोट एयरबोर्स बेस पर अटैक हुआ था। 2016 में मज़ार शरीफ यानी कि अफगानिस्तान में जो इंडियन मिशन है वहां पर अटैक किया गया। 2016 के उरी अटैक्स जो थे, 2019 के जो पुलवामा अटैक थे। अब देखो, 1993 के जो मुंबई बम ब्लास्ट है उसको देखने के लिए आप ब्लैक फ्राइडे देखना, उरी के बारे में देखेंगे तो उरी वाली आप देख लेंगे। 2019 के जो पुलवामा अटैक है उस पर शायद अक्षय कुमार की कोई नई मूवी बनेगी थोड़े दिनों बाद, उसके लिए वेट कीजिए। इन सारे अटैक्स के ना बहुत सारे स्ट्रेटेजिक कॉन्सेस हुए इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर, आप समझ ही सकते हैं, लॉजिक भी बनता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो, जैश ए मोहम्मद को डील कौन करता है? मसूद अजहर। यहां पर थोड़ी सी अब आने वाली है इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। मसूद अजहर कौन है? मसूद अजहर आइए मैं दिखाता हूं। चलिए, जैश ए मोहम्मद को
इनका लीडर है मसूद अजहर, यानी कि ये एक इंटरनेशनल टेररिस्ट है जिसको इस समय पाकिस्तान शह दिया हुआ है। मसूद अजहर एक टेररिस्ट था जिसको भारत ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन 1999 में IC-814 इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी जिसका नंबर था IC-814, ये काठमांडू से लेकर न्यू दिल्ली तक उड़ती थी। इस फ्लाइट को बीच में हाईजैक कर लिया गया और इसको दिल्ली की जगह सीधा कंधार ले गए। तो आना दिल्ली था काठमांडू से, लेकिन उसको चला गई वो कंधार, अफगानिस्तान में। ये जो फ्लाइट थी IC-814 1999 में, ये हाईजैक इसलिए की गई थी मसूद अजहर को छुड़ाने के लिए। इस हाईजैक की नेगोशिएशन में मसूद अजहर को भारत ने छोड़ दिया था, क्योंकि जो ये हाईजैक को अंजाम दिया गया था ये बेसिकली मसूद अजहर के भाई के द्वारा दिया गया। मसूद अजहर जब बेसिकली भारत से जेल में था, हमारे इंडिया में जेल में था, लेकिन उसके बाद क्योंकि नेगोशिएशन में उसको छोड़ दिया गया, तो उसके बाद वो अफगानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर कर गया। और पाकिस्तान में एंटर करने के बाद उसने जैश ए मोहम्मद जो थी, जैश ए मोहम्मद इस्टेब्लिश की, जो कि आप जानते हैं कि कई सारे से पिछले 2 दशक में बहुत सारे से टेररिस्ट एक्ट, वायलेंट एक्ट भारत के अंदर कर सकते हैं। अब भारत कई जगहों पर कई बार पाकिस्तान से इस बारे में डिप्लोमेटिकली अप्रोच कर चुका है कि मसूद अजहर को प्रोसिक्यूट कीजिए, उसको कन्विक्ट कीजिए उनकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। हावेवर इंटेलिजेंस एजेंसीज जानती हैं कि कहीं ना कहीं ISI और आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, उसको बेसिकली मसूद अजहर को उसका टैसिट सपोर्ट है अंदर ही अंदर। चलिए बात करते हैं। लश्कर ए तैयबा और JEM अल-कायदा से भी रिलेटेड है। अल-कायदा कौन है भाई? ये है मसूद अजहर, जिसके बारे में हमने अभी भी बात की, ठीक है। मसूद अजहर को बेसिकली एक ग्लोबल टेररिस्ट का दर्जा देने के लिए कई सारे यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है UNSC के अंदर कई बार एप्लीकेशन डाली जा चुकी है। लास्ट टाइम जब डली थी सिर्फ चाइना था, 15 देशों में से सिर्फ चाइना था जिसने इस पॉइंट को वीटो कर दिया, इसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए। नेवरदलेस आएंगे उस वाले मुद्दे पे, वो पॉलिटिकल है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, इट्स इंटरनेशनल रिलेशंस का है, सो विल डिस्कस इट इन अदर क्लास। जैश ए मोहम्मद अल-कायदा से भी रिलेटेड है। अल-कायदा कौन है? ओसामा बिन लादेन की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका तो नाम मालूम है सबको, राइट? ओसामा बिन लादेन की। अल-कायदा ओसामा बिन लादेन ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। अच्छा, अगर नहीं पता हो, उस अल-कायदा के कई सारे से ना आर्म्स हैं, ब्रांचेस हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं यहां पे बताता हूं अच्छी तरह से। पहले तो लश्कर ए तैयबा और फिर जैश ए मोहम्मद, ये कनेक्टेड हैं, इनको सपोर्ट मिलता है अल-कायदा की वजह से। अल-कायदा कौन है? ओसामा बिन लादेन के द्वारा फाउंडेड, लीड करते थे। अब इसको अयमान अल जवेरी, ओसामा बिन लादेन की 2011 में मृत्यु हो गई थी, उनको मार दिया गया था नेवी, US की नेवी सील्स फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद से अब अल-कायदा को लीड करता है अयमान अल जवाहिरी, अयमान अल जवाहिरी, एक इजिप्शियन है वो। अल-कायदा की बहुत सारी सी ब्रांचेज हैं, जैसे कि एक है अल-कायदा इन इंडिया, अल-कायदा इन इंडिया, इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट बात करेंगे। उसी तरीके से एक अल-कायदा की ब्रांच थी अल-कायदा इन इराक। ये अल-कायदा इन इराक जो है वो बाद में बनकर बनती है आइसिस। आइसिस का नाम डेफिनेटली सुना होगा। तो आइसिस की जो जेनेसिस है, आइसिस का जो बर्थ है, वो कनेक्टेड किससे है? ओसामा बिन लादेन से। क्यों? क्योंकि ओसामा बिन लादेन के द्वारा जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी अल-कायदा, उसी की एक ब्रांच से जन्म लेती है आइसिस। चलिए बात करते हैं आगे। मसूद अजहर के बाद अब आ जाता है हिजबुल मुजाहिदीन के बारे में। 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा, एक है हिजबुल मुजाहिदीन और एक है इंडियन मुजाहिदीन, ठीक है। मुजाहिदीन जैसे कि मैंने आपको बताया, मुजाहिदीन मतलब कि मुजाहिब, यानी कि जो लोग जो जिहाद में एंगेज होते हैं उनको कहा जाता है मुजाहिद, यानी कि मुजाहिदीन यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप हो गए। अब ये अगेन इनका भी स्टेटेड ऑब्जेक्टिव वही है कि कश्मीर को बेसिकली भारत से अलग कर पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट करना। एंड अगेन
जैसे कि बाकी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, सिमिलरली इसको भी आईएसआई का सपोर्ट है। ऐसी कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर में है ही नहीं जिसमें पाकिस्तान की आर्मी और या फिर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का सपोर्ट ना हो। ये केस आपको कहीं ना कहीं न्यूज़ में आपने कभी कभी सुना होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन के एक कमांडर थे जिनका नाम है बुरहान मानी। आई होप सो आपने सुना हो। बुरहान वानी को वॉज शॉट डाउन बाय द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसकी वजह से 2016 में कश्मीर में कंसिस्टेंटली 7 से 8-9 महीने तक काफ़ी अनरेस्ट रहा था। उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ गई थी, बहुत सारे मतलब कम से कम नहीं तो 30 से 35 लोगों की मृत्यु हो गई थी उस अनरेस्ट की वजह से। बुरहान वानी एक कमांडर था, ही वॉज अ यंग पर्सन, वो 19, 21, 20 साल के कमांडर था, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर। तो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनकाउंटर में उसे मार गिराया, लेकिन उसके बाद बुरहान वानी की मृत्यु के बाद कश्मीर के उस पूरे के पूरे एरिया में काफ़ी कम से कम 6 से 9 महीने तक काफ़ी अनरेस्ट रहा था, और सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ जो क्लैशेस थे या स्टोन पेल्टिंग थे उसमें बहुत सारे कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो यही तो तरीका है आईएसआई का, इंडियन आर्मी का और पाकिस्तान आर्मी का, यही तो तरीका है। दिस इज द मॉडस ऑपरेंडी कि डिस्टेबलाइज करना है। 1000 कट्स, ये 1000 कट्स की क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी अभी तक काम नहीं की है, बट हाँ वो अपनी सारी एनर्जी लगाते इसी पे। हिजबुल मुजाहिदीन के साथ साथ एक दूसरी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन मुजाहिदीन। ठीक है, अब इंडियन मुजाहिदीन का एक पर्पस समझो, यहां पर एक अलग से फोकस करो, टेक अ ब्रेक और फोकस करो। इंडियन मुजाहिदीन स्पेसिफिकली इसलिए बनाई गई थी ताकि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पर यह कह सके कि जो भारत की जो टेररिज्म की प्रॉब्लम है वो होम ग्रोन है, इंडिजीनियस है इंडियन मुजाहिदीन से। ठीक है, ये अब्दुल सुभान कुरैशी के द्वारा लीड की जाती है। ये नाम क्यों याद रखना है भाई 2 रीजन है। पहले तो अब्दुल सुभान कुरैशी जो है इसको अभी 2018 में दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। ठीक है, इट्स राइट नाउ प्रेजेंटली अब्दुल सुभान कुरैशी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। इसको कहा जाता है इंडिया का ओसामा बिन लादेन। अगर आपने नाम पहली बार सुना है तो सुनिए, अब्दुल सुभान कुरैशी इंडियन मुजाहिदीन के लीडर है। इंडियन मुजाहिदीन जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अब्दुल सुभान कुरैशी दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है। उनको कहा जाता है कि ये भारत का ओसामा बिन लादेन है। इन्वेस्टिगेटर मानते हैं कि जब सिमी, जैसे आपको मैंने बताया था, स्टूडेंट, आपको दिखा देता हूं, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी, अलीगढ़ में एक 1970 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी स्टूडेंट्स की। ठीक है, पहले तो उनका सिंपल सा नॉर्मल आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्टिव था कि भारत के जो मुस्लिम्स हैं उनको वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से हटाना है, परंतु ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे रेडिकल होते गए। धीरे धीरे रेडिकल होने की वजह से वो थोड़े से वायलेंट एक्ट भी करने लगे और वायलेंट एक्टिविटीज में, टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो गए। तो यूपा, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है, इसने 2001 में सिमी को बैन कर दिया। इस समय ये भारत में बैंड है, इसका मेंबर होना बैन होना है। ठीक है, अब क्यों हुआ? अब देखिए वही वाली बात है, 1980 से 1990 के बीच में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जो वायलेंट, मिलिटेंट और जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, जो बैकड्रॉप था, उसी बैकड्रॉप में इनका थोड़ा सा रेडिकल पोस्चर होता गया। 2001 में इसको बैन कर दिया गया। जब 2001 में इसे बैन कर दिया जाता है सिमी को, तब इसके जो लोअर टीयर एड्स हैं, मेंबर्स हैं, देखिए हायर टीयर मेंबर्स क्या थे कि क्योंकि जैसे ही बैन किया जाएगा जो हायर टीयर जो लीडरशिप वाले मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर डायरेक्ट इंटेरोगेशन स्टार्ट कर दिया जाता है, उनको ट्रैकिंग करना स्टार्ट किया जाता है, उनके फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है। तो हायर वाले तो कुछ नहीं कर पाते हैं जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन बैन होती है। हाउएवर कुछ लोअर टीयर जो एड्स थे या मेंबर्स थे सिमी के, उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन फॉर्म की, ऐसा माना जाता है। अगेन देखो इस पे बहुत मतलब दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, राइट। तो इंडियन मुजाहिदीन एज अ ग्रुप जो एग्जिस्ट करता है वो सिमी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। एग्जैक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन अभी भी इंटेलिजेंस एजेंसी फिंगरप्रिंट नहीं कर पाती है, पर हाँ जो कॉमन कंसेंसस है इंटेलिजेंस एजेंसीज का कि यार इंडियन मुजाहिदीन डेफिनेटली सिमी के जो मेंबर्स थे उन्हीं से कहीं ना कहीं बनकर उभरी है, उसी का एक ब्रांच है, उसी रेडिकल इस्लामिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का। सबसे बड़ा अटैक इन्होंने किया था 2008 में। अहमदाबाद में कई सारे सीरियल ब्लास्ट हुए थे जिसमें से 50 से भी ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्या आइडिया है इनका, मोटिव क्या है, मैंडेट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये पूरे के पूरे साउथ एशिया में इस्लामिक कैलिफेट बनाएंगे। जैसे अब देखो सिमिलर है, आईसिस जो है उसका पूरा स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि पूरे के पूरे विश्व में इस्लामिक कैलिफेट बनाना है। ठीक है, उसी तरीके से जो इंडियन मुजाहिदीन है उसका है कि
जो साउथ एशिया है पूरा का पूरा, अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इस सारे के सारे एरिया को एक इस्लामिक कैलिफेट में बदलना है। चलिए एक और छोटा सा समझ लीजिए, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि मैंने बताया था ये अलकायदा का पार्ट है। अलकायदा जो कि ओसामा बिन लादेन की ऑर्गेनाइजेशन है। जनरल बात है 2014 में ही बनाई गई है। इसका सिंपल टारगेट ये है कि जो भारत के अंदर जो यंग मुस्लिम्स हैं जिनको रेडिकल किया जा सकता है या उनको बेसिकली किसी प्रकार से भटकाया जा सकता है, किसी प्रकार से उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उनको रिक्रूट करना पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश से। अभी यूजुअली ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान से करती है। मोर इंपॉर्टेंटली कश्मीरी मिलिटेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं कनेक्शन में आती हैं। अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से तो कनेक्ट करती हैं बाद में कहीं ना कहीं जाके। पूरा का पूरा ऐसा नहीं है कि अब देखो फ्रैंकिस्टीन मॉन्स्टर क्या होता है, क्या होता है फ्रैंकिस्टाइन। फ्रैंकिस्टाइन एक बहुत क्लासिक नॉवल है। उसमें क्या होता है कि एक डॉक्टर होते हैं, तो वो जीवन बनाना चाहते हैं, वो भगवान बनना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो एक पुतले में जान फूंक देते हैं, साइंटिफिकली कुछ ऐसा करते हैं कि वो बन देते हैं। परंतु जो वो बनता है वो मॉन्स्टर बन जाता है। उसको कहा जाता है फ्रैंकिस्टीन मॉन्स्टर, यानी कि अपनी खुद की क्रिएशन जब खुद के लिए मॉन्स्टर बन जाए। अब टेररिज्म है पाकिस्तान का फ्रैंकिस्टाइन मॉन्स्टर। टेररिज्म उसने क्रिएट किया, उसको बढ़ावा दिया, एज ए स्टेट पॉलिसी अडॉप्ट किया, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उसको एज ए स्ट्रेटेजी अपनाया। ऐसा नहीं है कि वो खुद भी टेररिज्म का विक्टिम नहीं है। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज अगेन, वो पाकिस्तान में भी टेररिस्ट अटैक कराती है, अफगानिस्तान, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश में, जहां पर वो एक इस्लामिक स्टेट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दूसरा, इनका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो भी अमेरिकन टारगेट्स हैं, मतलब अमेरिकन जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे इंडिया अमेरिका की कोई डिप्लोमेट की बिल्डिंग होगी, उनको भी अटैक किया जाएगा। अगेन वेस्टर्न के साथ जो इस्लाम का जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, उसका वन ऑफ द एस्पेक्ट्स अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, और नहीं है, चिंता मत करो, खत्म हो गई सारी की सारी आज की। दो चीजें आप आज के लेक्चर से ध्यान देखना। देखो, एक तो टेररिज्म की डेफिनेशन जरूर समझनी है, आखिर टेररिज्म है क्या। कॉन्सेप्चुअली जब आप समझोगे तो शायद किसी भी आंसर को करने के लिए आप इक्विप हो जाओगे, ठीक है। एंड हमारे देश में किस प्रकार के टेररिज्म होते हैं? दो प्रकार के। एक तो एक्सटर्नल स्टेट से जो आ रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान जिसको स्पॉन्सर करता है, और दूसरा जो कि नॉन स्टेट एक्टर्स है। याद रखिए, आज हमने नॉन स्टेट नहीं किया है, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और जो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी है, वी हैव नॉट डिस्कस्ड इट टुडे, वो आएगा, लेकिन हाँ वो ये है कि वो नॉन स्टेट एक्टर्स में आएगा। उसके साथ साथ कुछ हमने मेजर, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर, कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हमने कुछ टेररिस्ट इवेंट्स जो थे, जो कुछ आतंकवादी हमले हुए हैं भारत पर, हमने उनके बारे में बात की है। दो देयर आर फ्यू मोर विच यू शुड लर्न। दूसरा, इसके अलावा टेररिस्ट ग्रुप्स जो कि इस समय इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भारत पे एक्टिव हैं, उनके बारे में बात किया, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक है स्लीपर सेल का। मतलब ये क्योंकि एक सिंगल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इसीलिए अलग से है स्लीपर सेल। वो अक्षय कुमार की वो कौन सी मूवी है, हॉलीडे ना, वो उसमें ये स्लीपर सेल वाला, हॉलीडे सोल्जर नेवर स्लीप्स, मुझे पूरी तरह से नाम याद नहीं, बट वो आप समझ गए होंगे वो मूवी। उसमें जो था ये स्लीपर सेल्स वाला कॉन्सेप्ट था। स्लीपर सेल होता क्या, समझने की कोशिश करो, इसका नाम क्या है। देखो, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी में जाएंगे तो हमें वहां पर आसानी से पता चल जाता है कि हिजबुल मुजाहिदीन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कमांडर कौन है, ठीक है, बुरहान वानी था। हमें पता है, हमें उनकी जो स्ट्रक्चर है, जो उनका हायरार्की है, स्ट्रक्चर है, कमांड स्ट्रक्चर है, उसके बारे में पता है। लेकिन स्लीपर सेल एक तरीका होता है कि वो अलग अलग कहीं पर कुछ रेडिकलाइज्ड यूथ को रेडिकलाइज करते रहते हैं, सपोर्ट, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते रहते हैं, जब जरूरत पड़े उसको एक्टिव कर दिया जाए। ये देखिए, जैसे कि एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें किसी न किसी को एक डेजिग्नेट कर दिया जाता है हैंडलर की तरह, ठीक है। वो सबसे बड़ा लेस समझ लो, सीईओ समझ लो उसको, ठीक है। सीईओ अगर एनालॉजिकली समझना चाहोगे, हैंडलर है वो, दूर से सारी की सारी चीजें हैंडल करता है। वो कई सारे से 2-3 लीडर्स को डील करता है कि ठीक है 4-5 लोग हैं, तुम कुछ एजेंट्स को हैंडल करो, इंडिया में तुम कुछ को करो, बांग्लादेश में तुम कुछ करो, पाकिस्तान में, और उसके बाद इस प्रकार से 5-15 के करीब कुछ एक छोटे से
अजाइल से ग्रुप में 5 से 15 ग्रुप के मेंबर्स जो है उनको अलग अलग रख दिया जाता है। अब वो यूजुअली इन जनरल क्या होता है कि वो जनरली टेररिस्ट एक्टिविटी से कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, पर जब जैसे ही ऑर्डर मिलता है तो वो इमीडिएटली एक्टिव हो सकते हैं। फैमिली मैन शायद कोई शो है उनका, मनोज बाजपेयी का एक नया शो था, उसमें भी स्लीपर सेल से रिलेटेड बेसिकली जो उनका जो प्रोग्राम था या जो स्टोरी थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो स्लीपर सेल्स के ऊपर ही बेस्ड थी। तो ये होता है कि स्लीपर सेल दे आर इंडिविजुअल एजेंट होते हैं जो कि कभी डॉर्मेंट रहते हैं, एक्ट नहीं करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, परंतु जैसे ही उनको ऊपर उनका हैंडलर या लीडर कोई उनका ऑर्डर देता है तो इमीडिएटली एक्ट कर सकते हैं। ये एक इमीडिएट मिशन नहीं लेते हैं, पर एज ए पोटेंशियल थ्रेट हमेशा कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में कहीं बने रहते हैं। ठीक है, जस्ट एज ए कॉन्सेप्ट बताना है, एमसीक्यू में डेफिनेशन के तौर पे पूछा जा सकता है ये। ठीक है, आज की जनरली आज थोड़ा ज़्यादा डेंस हो गया है ना, बड़ी सारी नई चीज़ें सीखी हमने, कौन कौन सी टेररिस्ट एक्ट्स हुए हैं और कौन कौन सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कल का जो हमारी क्लास होगी उसमें मोर इंपॉर्टेंटली हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि प्रिपेयर्डनेस क्या है। खालिस्तान मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, 1980s की भारत की सबसे डेडली टेररिस्ट मूवमेंट, खालिस्तान के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। और उसके बाद ये प्रिपेयर्डनेस का मतलब दो तरीके से, पहले तो लॉ के तरीके से, भाई अगर कोई टेररिस्ट हमला होता है तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हमें मिलती है तो हम उसके साथ करते क्या है, किस प्रकार से वो जो लॉ है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूपा के नाम से जानने जाए होंगे आप। अब यूपा जो एक्ट है करता क्या है, सिमी को बैन कर दिया गया यूपा के तहत, तो इसके क्या रिप्रिकॉशंस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, विल डिस्कस इट टुमारो। और साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, एनएसए, हमारा आईबी, ये सारी की सारी चीजें, और कौन कौन सी नई नई ऑर्गेनाइजेशंस आई है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, और कमांडो, मतलब किस प्रकार से हम भारत को प्रिपेयर कर रहे हैं इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट, हाउ आर वी प्रिपेयरिंग, ताकि हमारी आंतरिक सुरक्षा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, पीस और हार्मनी है देश के बीच में, वो मेंटेन रहे। विल डिस्कस इन डिटेल। कल टॉपिक के बाद हमारा हिंटरलैंड टेररिज्म, कल की जो क्लास होगी हिंटरलैंड टेररिज्म का जो टॉपिक है वो मोर और लेस खत्म हो जाएगा। यूपीएससी के मेंस में या फिर बेसिकली हमारे आईबी एसीआईओ के एग्जाम में कहीं पर भी कोई संबंधित क्वेश्चन आएगा, सो दिस क्लास विल कवर, दिस क्लास विल हैव टोटल 20 लेक्चर्स, जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड टू आईबी एसीआईओ एंड यूपीएससी पेपर 3 दोनों के दोनों कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाएंगे। ऑल्सो अगर आपको फिर से कोई और क्वेश्चंस आए, प्लीज डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हियर देम फ्रॉम यू, जो कि आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, और कल इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए इसके जो और बचे हुए हिस्से हैं कल हम उनको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।